इसीलिए एनएटी एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी थेरेपी के बारे में जो शायद आपने ना सुनी हो। हालांकि इसे यूएस, यूके एंड अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, बट इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है अभी तक। इसका नाम है NAET और NEAT। इसका फुल फॉर्म है नंबर त्रिपाद एलर्जी एलिमिनेशन टेक्निक। कि 1980s में डॉक्टर देवी नंबर त्रिपाद ने इन्वेंट करी थी। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़े डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो बेसिकली ये है क्या, ये 4 डिफरेंट टेक्निक्स से बनी है। पहली टेक्निक है अप्लाइड काइनेसोलॉजी, सेकंड कायरोप्रैक्टिस, थर्ड एक्यूपंक्चर एंड फोर्थ न्यूट्रिशन। तो इसमें से हो सकता है कुछ आपने सुनी हो, कुछ आपने ना सुनी हो, तो मैं इसके बारे में आगे चल के थोड़े डिटेल्स में बताऊंगी। अब एनईटी को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो ये एक मेथड है जिससे हम किसी भी टाइप की एलर्जी, सेंसिटिविटी या फिर इंटॉलरेंस को डिसेंसिटाइज, रिड्यूस या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड में एक डेफिनेशन है, बट इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एलर्जी। तो एलर्जी वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में कुछ ऐसी वर्ड्स आते हैं कि स्वेलिंग हो गई, इचिंग हो रही है, हाइव्स हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने हो गए। बेसिकली यही है एलर्जी। बट ये क्यों हो रही है या ये कैसे होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन कनेक्ट कि एनएलटी वर्क कैसे करती है। तो एलर्जी को समझाने के लिए हम इम्यून सिस्टम को समझते हैं। हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो कब काम करता है, जब भी कोई हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी में एंटर हो। ठीक है, हार्मफुल चीज़ क्या हो सकती है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया। जब भी वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम में कुछ सोल्जर्स होते हैं, जैसे हमारे आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, एयरफोर्स में सोल्जर्स होते हैं, और जब अटैक होता है बाहर से तो ये सब उन सबको बाहर भगाने के काम में लग जाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ सोल्जर्स होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, हिस्टामाइंस, मास्ट सेल्स। ये एक तरह से सिंपल वर्ड्स में समझो तो सेल्स है। ये क्या करेंगे, जब आपकी बॉडी पे ये अटैक होगा तब ये सब एक सिस्टमैटिक वे में जाके इन सब वायरस एंड बैक्टीरिया को बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश में आपको फीवर होता है, डायरिया हो जाता है, जुकाम हो जाता है। इट्स अ वे जिससे बॉडी से वो सब चीज़ें बाहर निकल सके। बट समटाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी है ना एक हार्मलेस चीज़ को, जैसे कि एप्पल, पीनट, मिल्क, इनको है ना डेंजरस समझ लेती है, इनको हार्मफुल समझ लेती है। अब हार्मफुल तो समझ लिया, लेकिन तब भी सेम ही रिएक्शन होगा। फिर से वही सोल्जर्स, एंटीबॉडीज, हिस्टामिन्स, मास्ट सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और सेम रिएक्शन करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपको हाइव्स हो जाते हैं, इचिंग होने लग जाती है, समटाइम्स डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब होने लगती है। और आपको लगता है कि क्यों हो रही है। रीजन, बॉडी ने उस मिल्क को, एप्पल को, पीनट को हार्मफुल समझ लिया है। दिस इज एलर्जी। तो एलर्जी क्या है, हार्मलेस सब्सटेंस से जब आपकी बॉडी लड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, अब एलर्जी की तरह दो और वर्ड है, सेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंसेस। वो भी क्वाइट सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एलर्जी में हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन सेंसिटिविटी और इंटॉलरेंस में हमारा मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। हाँ, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल जो एलर्जी है, ट्रू एलर्जी है, वो करते ही इमीडिएटली कोई भी रिएक्शन होगा, आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट सेंसिटिविटी और इंटॉलरेंस में क्या होता है, डिले होता है। जैसे कि आपने सपोज करो मिल्क पिया और आपको मिल्क से सेंसिटिविटी है या फिर इंटॉलरेंस है, तो 1 से 2 घंटे के बाद आपका पेट ब्लोटेड होगा, गैस्ट्रिक होगा, एसिडिटी होगी, जो भी होगा वो 1 से 1.5 घंटे बाद होगा। तो ये सेंसिटिविटी में होता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब ये सेंसिटिविटी और इंटॉलरेंसेस के रीज़न क्या हैं। पहला रीज़न कि हमारी बॉडी में एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, लैक्टेज एक एंजाइम होता है, वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसीलिए जो मिल्क में लैक्टोज होता है उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती एंड आपको ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, ग्लूटेन एक वीट में एक ऐसा उसका पार्ट होता है जिसको आपकी बॉडी जिसको लेके बहुत सेंसिटिव होती है,
इसीलिए जब आप ब्लोटिंग खाते हो तो अगेन आपको ब्लोटिंग या कुछ इस टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपका लिवर डिटॉक्स्ड नहीं है, आपके लिवर पे बहुत ओवरबर्डन हो गया, तब भी आप काफ़ी फूड को लेके सेंसिटिव हो सकते हैं। आप फील करो कि ऑल ऑफ अ सडन आप कोई भी फूड खा रहे हो, आपको ब्लोटिंग हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। अब आप सोचोगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो सब लोग सोचते हैं, वो होता है एलोपैथी। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आपको ब्लोटिंग हुई तो आपको एंटासिड्स दे दिए या फिर गैसेक्स दे दिया या इस टाइप की मेडिसिन दे दी, जिससे कि आपकी उस मूवमेंट पे ब्लोटिंग बेटर हो जाए। ठीक है, सेकेंड वे क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी भी कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती है तो इम्यूनोथेरेपी कर दी जाती है। और जो जैसे जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, एकदम से खाते ही दे गेट इनटू अ वेरी सीवियर रिएक्शन, उनको एपिपेन दिया जाता है। एपिपेन एक एड्रेनलिन है जो देने से एकदम से आपकी बॉडी का रिएक्शन कम हो जाता है। तो ये सब अगर आप नोटिस करोगे, ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इवन अगर आप कोई घरेलू नुस्खा भी कर रहे हैं, जैसे कि अजवाइन खा रहे हो ब्लोटिंग के लिए, या फिर आप त्रिफला खा रहे हो, ये भी कब हो रहा है, आप एक बार नोटिस करोगे तो आपको ब्लोटिंग हुई, आपने ये खाया, आपकी ब्लोटिंग बेटर हो गई। अगले दिन फिर से ब्लोटिंग हुई, आपने ये खाया, आपकी ब्लोटिंग बेटर हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम रूट कॉज पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, हम सिम्टम पे क्यों काम कर रहे हैं? कि जब बीमारी आ रही है तो हम उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो हो क्यों रही है, उसको ठीक क्यों किया नहीं जा सकता। मैं जब मिल्क पी रही हूँ तो मेरे बॉडी को तो वो मिल्क ब्लोटिंग दे रहा है, बट अगर सामने वाला कर रहा है तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा। तो मिल्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो हमारे सिस्टम में है। तो व्हाई कांट वी करेक्ट आवर सिस्टम? एनईटी रूट कॉज पे वर्क करेगी, वो इन सिम्टम्स पे वर्क नहीं करेगी। तो जब आपको ब्लोटिंग होगी तो एनईटी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लोटिंग किस किस फूड से हो रही है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये होगा कैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा एनईटी के जो साइंसेज हैं जिनको हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो साइंस है दैट इज काइनेसोलॉजी, अप्लाइड काइनेसोलॉजी। अप्लाइड काइनेसोलॉजी में क्या होता है, हमारे जो मसल स्ट्रेंथ है उसको हम टेस्ट करते हैं। मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग क्या होती है वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हो तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी के एक ईच एंड एवरी सेल गेट्स टू नो दैट दिस इज समथिंग हार्मफुल, इसीलिए आप उसको रिएक्ट करते हो। इसी तरह मसल्स को भी वो रिएक्शन समझ आता है। तो एक काइनेसोलॉजिस्ट आपकी मसल को टेस्ट करके आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन से फूड से एलर्जिक हो, सेंसिटिव हो या इंटॉलरेंट हो। ठीक है, सेकेंडली यहाँ एक बार जब टेस्टिंग हो गई, एक बार समझ में आ गया कि कौन कौन से फूड यू आर सेंसिटिव टू, हम इसको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी पता कर सकते हैं और हम इससे भी पता कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप आता है कि ट्रीट कैसे किया जाए। तो हम उसके लिए सेकेंड थेरेपी दैट इज कायरोप्रैक्टिस, उसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज कायरोप्रैक्टिस? बेसिकली यूएस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसमें हम पूरी तरह से स्पाइन की बात करते हैं। स्पाइन में अगर कोई भी मिसअलाइनमेंट हो गया है, स्पाइन में अगर कुछ भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो गई है, तब कोई भी डिजीज, पेन या डिसऑर्डर आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्पाइन में, अपर स्पाइन में कुछ एडजस्टमेंट इशू हो गया, तो अपर जो एरिया है, आपके नेक हो गया, शोल्डर हो गया, यहाँ पे पेन रहने लगता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो कायरोप्रैक्टिस को भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं इस थेरेपी में। थर्डली एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। एक्यूपंक्चर में बेसिकली हम मेरिडियंस की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं। तो एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग एक एनर्जी है जिसको हम ची एनर्जी बोलते हैं और इंडिया में हम उसको प्राण बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर ये जो ची एनर्जी है सर्कुलेट करती है एंड इट हैज़ टू बी फ्री फ्लोइंग। जितना ये ची एनर्जी फ्री फ्लो होगी उतना ही एक डिजीज आप कभी भी होगी नहीं। अब सपोज करो आपने कोई भी एलर्जन या कोई भी सेंसिटिव प्रोडक्ट आपने खा लिया, तो क्या होगा, यही जो साइकिल है, ये जो मेरिडियंस की साइकिल है, वहाँ पे किसी एक मेरिडियन में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। ब्लॉक कैसे क्रिएट हो गया, आपको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। एक पाइप है, उस पाइप के अंदर समझ लो पानी बह रहा है।
लेकिन अगर उस पाइप के अंदर कहीं पे बहुत बड़ा कुछ पत्थर फंस के उस पाइप पे अटक गया, तो अब आप अगर टैप स्टार्ट करोगे तो एनर्जी एक जगह आके ब्लॉक हो जाएगी, एंड यहाँ पे क्या होगा, ओवरफ्लो ऑफ वाटर होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो यही सेम चीज़ मेरिडियंस में होती है। तो जब उनका फ्री फ्लो कट होके ब्लॉक हो जाता है, तब वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में या तो पेन आ जाता है या फिर आपको डिस्कम्फर्ट आ जाता है। बट जब बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक आप सेम एलर्जन या सेंसिटिव प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो ये ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं, ये अलग अलग मेरिडियंस में फैलने लगते हैं। और जब बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तब एक डिसऑर्डर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो हो सकता है आपको हल्का सा यहाँ पे नेक पे स्टिफनेस फील होगी, फिर धीरे धीरे पेन होने लगेगा, स्लोली स्लोली ओवर द टाइम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होगा। ये है एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट, हाउ अ डिजीज इज कॉज्ड। तो जब हम एनईटी के थ्रू एक एलर्जन को फाइंड आउट करते हैं कि सपोज करो ये जो मैंने आपको नेक वाला एग्जांपल दिया, इसमें ये पेन आ रहा है किसी स्पाइस से, समझ लो दैट इज टर्मरिक। अब हम टर्मरिक तो एवरीडे कंज्यूम करते हैं, टर्मरिक से पहले दिन पेन आया एंड कॉन्स्टेंटली आप 1 साल तक टर्मरिक खा रहे हो एंड वो पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बदल गया। अब विथ टाइम बिकॉज यू आर सो सेंसिटिव, थोड़े और भी एलर्जेंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम इन एलर्जेंस को ट्रीट करेंगे तो आपका जो स्पाइनल जो पेन है यहाँ पे नेक पे, वो रूट कॉज पे जाके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप रूट कॉज की जगह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर सपोज करो आप यहाँ पे पेन रिलीवर्स लगा रहे हो या फिर फिजिकल थेरेपी कर रहे हो, हॉट पैक्स लगा रहे हो, तो वो ठीक तो हो जाएगा, बट नेक्स्ट डे आप टर्मरिक खाओगे वो पेन वापस से आएगा। बट अगर एनईटी के थ्रू आप टर्मरिक एंड अदर प्रोडक्ट जिसकी वजह से भी ये पेन हो रहा है उसको ट्रीट कर दोगे, तब ये पेन फॉरएवर के लिए चला जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए एनईटी एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। अब अगर हम एनईटी की बात करें कि वो सेफ़ है कि नहीं, तो इट इज़ टोटली सेफ़। ये बच्चों के ऊपर भी किया जा सकता है, बूढ़ों के ऊपर भी किया जा सकता है। इट्स टोटली ड्रगलेस। हम लोग आपको कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे। इट इज़ हॉलिस्टिक, पूरी सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे काम नहीं करता है। ये हॉलिस्टिकली आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एनहांस करता है, आपकी बॉडी को एक बेटर स्टेट ऑफ लिविंग में लेके आता है। ये एक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है कि एनईटी क्या है। अब अगर और भी चीज़ें और भी कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर नहीं होंगे, वो हम फ्यूचर में वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डिज़ीज़ है, आपको कुछ ऐसी कंडीशन है जो आप काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको डिटेल्स देंगे कि आपकी कंडीशन एनईटी के थ्रू ट्रीटेबल है या नहीं।